Hello everyone, hope everyone is doing great. Welcome to the 12th video of highway engineering. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 164 तक किया हुआ था। 65 में जो है इन लोगों ने इस फिगर के अंदर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका पूछ रहे थे। तो यहाँ पे 1 और 2 शो नहीं हो रहा था, तो मैंने किसी दूसरे बुक से रेफरेंस लेके देखा हुआ है। तो वहाँ पे इस जगह में ये जो कर्व है इस जगह में 1 लिखा हुआ है और ये जो कर्व है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो 1 और 2 की लोकेशन मैंने फाइंड आउट की है। 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है इन फिगर 16.4 1 रिप्रेजेंट्स 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यहाँ पे है तो 1 ये वाला कर्व है, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा ये कर्व आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हमें गिवन है, कन्वेक्स कर्व, कनकेव कर्व, स्पर कर्व और री इंट्रेंट कर्व। अब इसमें आप ये कंटूर्स हमें गिवन है, सही है, राइट। तो इसके लेवल्स भी हमें गिवन है, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। तो इसमें आप देख लें तो अगर आप कंटूर्स को भी देख रहे हैं तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि इस कर्व से अंदर जाते हुए लेवल इंक्रीज हो रहा है, कंटूर्स भी शो कर रहे हैं। उसके अलावा आप इस लेवल्स को भी चेक कर लें तो लेवल इंक्रीज हो रहा है 440, 450, 460, 470 एंड 480। तो ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस कर्व के इस साइड पे हिली एरिया है, ठीक हो गया। और नीचे की तरफ आते हुए कम होता जा रहा है 430, 420, 410। तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ वेली साइड है आपका। तो ये ब्लैक जो आपका शो कर रहा है ये आपका पेमेंट रोड शो कर रहा है। तो रोड के ऊपर वाली साइड हिली साइड है, नीचे वाली साइड आपकी वेली साइड है। तो आपका कोई ऐसा कर्व जो हिली साइड की तरफ कंकेव हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर कर्व बोलते हैं। और दूसरे में आप देख लें तो ये जो कर्व है, अगर आपके कर्व का जो कंकेव शेप है वो आपका अगर वेली साइड पे है तो आपका री इंट्रेंस कर्व होता है। तो इसमें 1 का पूछ रहा है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये आपका स्पर कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्पर कर्व में आपका कंकेव साइड जो है आपका हिली साइड पे होता है। तो ये हमारा हिली साइड है, नीचे वाला ये हमारा वेली साइड है, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन डाउन है तो इसे शो हो रहा है कि ये वेली साइड है, ऊपर वाला एलिवेशन बढ़ रहा है तो हिली साइड है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। और इसको हमने बोला था री इंट्रेंस कर्व, सही है ना। री इंट्रेंट कर्व। री इंट्रेंट कर्व में क्या होता है, आपका जो कंकेव साइड होता है वो आपका वेली साइड पे होता है। तो इसमें तो सी होगा 1 पे। और 2 पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 166 में पिछले जो फिगर हम लोगों ने देखा 16.4 उसके अंदर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है री एंट्रेंस कर्व को। 2 यहाँ पे है इस जगह में, री एंट्रेंस कर्व, क्योंकि इसका जो कंकेव साइड है वेली साइड पे है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, इसमें पूछ रहा है रिटेनिंग वॉल्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड विद ड्राई रबल स्टोन विद 60 सेंटीमीटर टॉप विड्थ। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिटेनिंग वॉल हमेशा जो है हम लोग वेली साइड पे, रिटेनिंग वॉल होता है हिल साइड पे ब्रेस्ट वॉल होता है, ठीक हो गया। या फिर इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, फिल जिस साइड पे होगी उस साइड पे आपका रिटेनिंग वॉल आएगा, जिस साइड पे आपकी कटिंग होगी या एक्सक्यूवेशन होगी उस साइड पे आपका ब्रेस्ट वॉल आएगा। तो इधर जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि रिटेनिंग वॉल्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड विद ड्राई रबल स्टोन। रिटेनिंग वॉल्स हम हमेशा ड्राई रबल मशीनरी या स्टोन से बनाते हैं। तो उसका जो टॉप होता है, टॉप विड्थ आपके रिटेनिंग वॉल का टॉप विड्थ 60 सेंटीमीटर होता है। एंड उसका फ्रंट क्या होता है, उसका फ्रंट जो है, फ्रंट का रेशियो, फ्रंट हमेशा स्लोप में होता है, आपके रिटेनिंग वॉल का फ्रंट स्लोप ही होता है, ठीक हो गया। तो उसका स्लोप कितना होता है वो पूछ रहा है। 1:2 फ्रंट बेटर, बेटर मीन स्लोप, ठीक हो गया। स्लोपिंग सरफेस को बेटर बोलते हैं। तो आपके जो रिटेनिंग वॉल का फ्रंट 1:2 होगा, 1:4 होगा, 1:3 होगा या 1:5 होगा।
तो हम जो स्लोप रखते हैं रिटेनिंग वाल का वो होता है 1:4। आपके रिटेनिंग वाल का फ्रंट बेटर 1:4 होगा। So for question number 167, right option is option C. Next question 168. इसमें पूछ रहा है आपसे, let's first read of the question, मैं इसको zoom in कर लूँ। In retaining and breast wall, weep holes 8। अब weep holes क्या होते हैं वो पहले देख लें। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिटेनिंग और ब्रेस्ट वाल के अंदर हम weep hole जो देते हैं उनके डायमेंशंस का पूछ रहा है। तो weep hole पहले क्या होता है, इसमें आप एक क्रॉस सेक्शन है रिटेनिंग वाल का इसमें देख लें तो हम रिटेनिंग वाल या ब्रेस्ट वाल के अंदर होल्स डिफरेंट जगहों पे छोड़ते हैं, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। ठीक हो गया वो, और उनका रीज़न क्या होता है, आपका जो बैग फिल है उसके अंदर अगर पानी वगैरह है तो वो उन होल्स के थ्रू ड्रेन आउट हो जाए, तो इसलिए हम लोग रिटेनिंग और ब्रेस्ट वाल के अंदर होल प्रोवाइड करते हैं। तो इधर हमसे पूछ रहा है कि उसका वर्टिकल हाइट और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना रखते हैं। इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, मैं इस पिक्चर में जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कितना होना चाहिए और वर्टिकल डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए। ठीक हो गया, जो हमें ऑप्शंस जो हमें गिवन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से जो आपका राइट डायमेंशंस है रिटेनिंग वाल के अंदर जो वीप होल्स होते हैं उनके, तो इसमें जो है आपका वर्टिकल हाइट जो है 100 रखते हैं और हॉरिजॉन्टल 120 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। वर्टिकल जो है डिस्टेंस है आपका ये हम रखते हैं 100 सेंटीमीटर, इस होल के सेंटर से लेके इस होल के सेंटर तक वर्टिकल डिस्टेंस 100 रखते हैं और हॉरिजॉन्टल जो है 120 रखते हैं, 120 सेंटर टू सेंटर रख के ये होल्स रखते हैं। सो 100 वर्टिकली एंड 120 हॉरिजॉन्टली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग रिटेनिंग वाल और ब्रेस्ट वाल दोनों में रखते हैं। सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 100 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट एंड 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टली in retaining and breast walls weep holes का distance होगा, right? And next question is 169. Along a hill road a side drain is provided on। अब जो हिल रोड होता है उसका साइड ड्रेन हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे इस कंटूर के अंदर भी आप देख लें तो ये हिल रोड का इन लोगों ने दिया हुआ था। अब ये जैसे यहाँ पे स्पर है, ठीक हो गया, स्पर हो गया, तो स्पर के हम हमेशा आपका जो है हिल वाली साइड जो होती है उसको हम इनर बोलते हैं, वैली वाली साइड को आउटर बोलते हैं। तो स्पर अगर आपका होता है तो इसमें हम इनर साइड पे आपका ड्रेन होगा, राइट, और आपका री इंट्रेंट में भी हिल साइड पे आपका ड्रेन होगा, हमेशा आपका ड्रेन हिल साइड पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है हमें, आउटर साइड ऑफ स्पर कर्व, आउटर साइड तो आपका स्पर कर्व का वेली साइड हो गया, राइट, तो वेली साइड पे तो आप ड्रेन देते नहीं है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज आउटर साइड ऑफ री एंट्रेंस कर्व, ऑप्शन सी इज outer side of both A and B, option D is inner side of both A and B। तो हमेशा हम लोग हिली रोड में ड्रेन जो है हिली साइड पे देते हैं और स्पर कर्व और री एंट्रेंस कर्व दोनों में आपका जो क्या कहते हैं हिल साइड पे होगा, हिल की तरफ जो आपका रोड का साइड होता है उसको हम इनर साइड कहते हैं। तो आउटर साइड पे तो होगा नहीं, इसमें भी आउटर साइड है, इसमें भी नहीं होगा, आउटर साइड ऑफ बोथ ए एंड बी ये भी नहीं होगा, इनर साइड ऑफ बोथ ए एंड बी, स्पर कर्व और री एंट्रेंट कर्व दोनों के इनर साइड पे हम लोग साइड ड्रेन प्रोवाइड करेंगे हिली रोड पे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लूँ क्योंकि थोड़े से ये इमेजेस बुक से जो स्कैन किए हुए ब्लर आए हुए हैं, तो अगर फिर भी आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ।
तो या फिर आप अपने साथ आर ओगर की बुक रख के उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। तो इसमें जो है पैरापिट वाल के से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैरापिट वाल अलोंग हिल रोड आर प्रोवाइडेड। हिल रोड में जो हम पैरापिट वाल प्रोवाइड करते हैं उनका रीजन पूछ रहे हैं। आइदर ए, बी, सी और डी। टू रिटेन द बैक फिल, टू प्रिवेंट द हिल फ्रॉम स्लाइडिंग, टू प्रिवेंट द व्हील ऑफ द व्हीकल फ्रॉम कमिंग ऑन टू द रिटेनिंग वॉल। अब पहले हम पैरापिट वॉल देख लें कि पैरापिट वॉल का पर्पस क्या है और होता क्या है। अब ये आपका हिली एरिया में कोई रोड है, राइट। इसमें जो है हिल साइड पे जो हम वॉल प्रोवाइड करते हैं उसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक हो गया। और वैली साइड पे हम जो वॉल प्रोवाइड करते हैं वो आपका रिटेनिंग वॉल हो गया। और दोनों का पर्पस होता है कि वो आपके बैक फिल को या स्लाइडिंग को प्रिवेंट करे, रिटेन करे, ठीक हो गया। ब्रेस्ट वॉल और रिटेनिंग वॉल का पर्पस ये होता है। लेकिन हम पैरापिट वॉल, ये जो आपको वॉल दिख रही है रोड लेवल से ऊपर, ये जो वॉल दिख रही है पैरापिट वॉल होता है। और पैरापिट वॉल हम हमेशा रिटेनिंग वॉल के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है किसी भी वजह से रोड से बाहर अगर निकल जाए तो वो उनको सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी है। आपकी गाड़ी रोड के एज से बाहर न निकल जाए तो उसको रोकने के लिए हम पैरापिट वॉल प्रोवाइड करते हैं। और पैरापिट वॉल लाजमी नहीं है कि थ्रू आउट द रोड हो, ये जहाँ पे नीड हो वहां पे हम पैरापिट वॉल प्रोवाइड करते हैं। जैसे ज्यादा कर्व वगैरह जहाँ पे ज्यादा होते हैं वहां पे हम पैरापिट वॉल प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। तो पर्पस पैरापिट वॉल का आप समझ आ गया। तो इसका पर्पस ये नहीं होता है कि वो कोई किसी चीज को रिटेन करिए, क्योंकि ये होता है ये रोड लेवल से ऊपर है। रिटेनिंग वॉल जहाँ फिनिश होता है उसके ऊपर हम पैरापिट वॉल बनाते हैं। तो पैरापिट वॉल का मेन पर्पस होता है कि वो टू प्रिवेंट द व्हील्स ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम कमिंग ऑन टू द रिटेनिंग वॉल। अब ये रिटेनिंग वॉल के ऊपर ही बना हुआ ना, तो रिटेनिंग वॉल के ऊपर किसी भी गाड़ी के व्हील्स को आने से रोकने के लिए हम जो वॉल प्रोवाइड करते हैं उसको पैरापिट वॉल बोलते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, बैक फिल को रिटेन करना है, स्लाइडिंग को रोकने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है पैरापिट वॉल का। क्योंकि बैक फिल का जो है उसको रिटेन करने के लिए आपके ब्रेस्ट वॉल और रिटेनिंग वॉल होती है। तो हम अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लें। यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल है आपके पैरापिट वॉल का। दिस इज आल्सो पैरापिट वॉल। So let's go to the options. Parapet walls along hill roads are provided. Option A, to retain the backfill. No, it's wrong. To prevent the hill from sliding. It's also wrong because ये breast wall का function है और ये retaining wall का function. Option C, to prevent the wheel of vehicle from coming onto the retaining wall. This is the right option. This is the main function of parapet wall. So option C is the right answer. Next question 171. Again, this is a blur image. Let me zoom in. क्वेश्चन एक दफा पढ़ लेते हैं। 171, हिल रोड्स आर प्रोवाइडेड कैम्बर अलोंग स्पर कर्व। अब ये स्पर कर्व का हमने पढ़ा हुआ था क्या है पिछले क्वेश्चन में। और प्रोवाइड कैम्बर अलोंग वैली कर्व, सेल्डम प्रोवाइड कैम्बर, नन ऑफ दीज। अब हिल रोड में कैम्बर के कुछ केसेस है वो पढ़ते हैं। अब यूजुअली जो है नॉर्मली हम लोग कैम्बर जो प्रोवाइड करते हैं उसका ये होता है कि बीच में उसका जो क्राउन होता है उसके दोनों साइड पे स्लोप होता है और कैम्बर हम दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं, राइट। लेकिन हिली रोड्स के अंदर कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग कैम्बर एक साइड में प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऊपर वाला इमेज शो कर रहा है, इसमें कैम्बर वन साइडेड कैम्बर है, ठीक हो गया। इन यूनी डायमेंशनल कैम्बर इसको बोलते हैं। तो इस इमेज में भी इसके बारे में डिटेल गिवन है। जनरली द पेमेंट ऑन स्ट्रेट रीचेस शुड प्रोवाइड विद अ क्राउन इन द मिडल। नॉर्मली हम यही करते हैं कि क्राउन मिडल में होता है और एंड सरफेस ऑन आइदर साइड स्लोपिंग टुवर्ड्स द एज, ठीक हो गया। हम दोनों साइड पे कैम्बर प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली। हाउएवर कुछ केसेस ऐसी होती हैं दिस में नॉट बी पॉसिबल इन एवरी सिचुएशन। अभी लाजमी नहीं है कि हम हर वक्त ही क्राउन के दोनों साइड पे स्लोप प्रोवाइड करें या कैम्बर प्रोवाइड करें।
particularly in reaches with the winding alignment where straight sections and few and far between. In such cases, discretion may be exercised, and instead of normal camber, the carriageway may be given a unidimensional crossfall. यूनिडायमेंशनल क्रॉसफॉल जैसे इस इमेज में दिखाया था मैंने, यूनिडायमेंशनल, ये ऊपर वाला जो है इसमें एक ही डायमेंशन में आपका स्लोप है, तो इसको कहते हैं यूनिडायमेंशनल क्रॉसफॉल टुवर्ड्स द हिल साइड and having regard to factors such as the direction of superelevation at the flanking horizontal curve, ease of drainage, problem of erosion and downhill faces. तो इन चीज़ों से रोकने के लिए, जैसे फ्लैंकिंग हॉरिजॉन्टल कर्व है, ड्रेनेज के ईज के लिए, या फिर प्रॉब्लम ऑफ इरोजन को रोकने के लिए, हम क्या करते हैं, यूनिडायमेंशनल कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, क्रॉसफॉल प्रोवाइड करते हैं टूवर्ड्स हिल साइड। कुछ केसेस में इस तरह होता है हिली रोड्स में। तो ये क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट है। लेट मी zoom it in. Question number 171. Hill roads are provided camber along the spur curve, provided camber along the valley curve, seldom provide a camber, none of these. अब जैसे इसमें इस पिक्चर में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है कि सेल्डमली हम प्रोवाइड करते हैं कैम्बर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये अगेन जो है ब्लर्ड है और कुछ चीजें मिस प्रिंटेड हैं बुक के अंदर भी, ये थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं हुआ था, तो मैं खैर रीड आउट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 172। इंटरमीडिएट केच वाटर ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड ओनली। हम इंटरमीडिएट केच वाटर ड्रेन्स कब प्रोवाइड करते हैं? इफ ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है, ये भी मैं आपको रीड कर लूंगा, लेकिन पहले हम लोग देख लें कि केच वाटर ड्रेन्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट केच वाटर ड्रेन्स, ये इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख लेंगे, चीज आसानी से समझ आएगी। तो इस इमेज में आप देख लें तो ये आपका रोड पेमेंट है, राइट। अब हिली एरियाज में जो होता है आपका रोड पेमेंट के साइड में हम लोग ड्रेन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका वो हिली एरिया में वाटर फ्लो, हिल साइड से आपकी वाटर फ्लो हो रही होती है टुवर्ड्स रोड, तो वो कभी कभार ये होता है कि वो पानी इतना ज्यादा होता है कि वो आपके ड्रेन को फिल आउट कर देता है। जब ड्रेन भर जाएगा तो ओवरफ्लो होने की वजह से रोड के ऊपर पानी आ जाएगा, तो उससे एरोजन और रोड आपका डैमेज हो सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसी हिल के ऊपर ही एक सेकेंडरी ड्रेन बनाते हैं, ठीक हो गया। और अगर इसकी जरूरत पड़े, पानी और ज्यादा हो, तो थोड़े से डिस्टेंस पे एक और बना लेते हैं। तो ये मेन रोड के साथ जो ड्रेन है, उसके अलावा आपके हिली एरिया में डिफरेंट जगहों पे हम जो सेकेंडरी ड्रेन्स बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं केच वाटर ड्रेन, ठीक हो गया। जहाँ पे आपका स्टीपी एरिया होता है और वहाँ जहाँ पे पानी की वाटर फ्लो विद हाई वेलोसिटी के चांसेस होते हैं, तो इसमें हम लोग केच, ये जो सेकेंडरी ड्रेन्स बनाते हैं, इनको केच वाटर ड्रेन्स बोलते हैं। तो इनका फायदा क्या होता है, इसकी वजह से आपका जो हिली एरिया से जो पानी फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड्स, उसका स्पीड या वेलोसिटी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये मेन रीजन होता है केच वाटर ड्रेन का। तो केच वाटर ड्रेन तो समझ आ गया होगा। तो लेट्स मूव टू द ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 के अंदर जो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरमीडिएट केच वाटर ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड ओनली। हम कब प्रोवाइड करते हैं केच वाटर ड्रेन्स? ऑप्शन ए इज catchment area of the watershed above road is large. Option B, intensity of rainfall is heavy. Option C, single catch water drain is inadequate. ठीक हो गया। तो ये तीनों ऑप्शंस राइट है, क्योंकि आप क्या कहते हैं, केच वाटर ड्रेन जो है वाटरशेड अबव द रोड, अगर आप रोड
के ऊपर अगर वाटर शेड्स हैं तो उसके लिए भी आपको केज वाटर ड्रेन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर ज़्यादा है तो फिर हमें केज वाटर ड्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा जो है सिंगल केज वाटर ड्रेन इज इनएडिक्वेट। अब जैसे इस फिगर में हम लोगों ने बोला कि ये सिंगल हम लोग केज वाटर ड्रेन यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन ये फिर भी इनएडिक्वेट है, इससे ये काफ़ी नहीं है, इस पानी जो है फिर भी ओवरफ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, उसको इंटरमीडिएट केज वाटर ड्रेन कहते हैं। तो हम इंटरमीडिएट केज वाटर ड्रेन तब प्रोवाइड करते हैं जब सिंगल केज वाटर ड्रेन इनएडिक्वेट हो जाए। तो ऑप्शन सी भी आपका राइट है। तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। 172 का राइट ऑप्शन होगा डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, उसमें पूछ रहा है साइड ड्रेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ हिल रोड आर एसेंशियल व्हेन द रोड इज। अब ये है कि हिल रोड में हम ज्यादातर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम साइड ड्रेन इनर साइड पे, हिल साइड पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होती हैं जिसमें हम दोनों साइड पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऑप्शंस यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हमें हिली रोड के अंदर भी साइड ड्रेन्स दोनों साइड पे बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारे पास ये इमेज है। ऐसे रोड्स जहाँ पे मतलब ये जैसे हिल एरिया है जिसके अंदर हमें कटिंग करनी पड़ती है, जो रोड हिल एरिया की कटिंग करने के बाद जो पेमेंट बनती है आपकी, उस तरह की पेमेंट में हम साइड ड्रेन दोनों साइड पे देते हैं, इनर और आउटर साइड दोनों पे। सो द एरिया वेयर वी यूजुअली डू कटिंग फॉर द रोड पेमेंट, वहां पे हम लोग साइड ड्रेन दोनों साइड पे देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी यही है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे bring it to front. Side drain on both side of a hill road are essential when the road is along the spur curve। नहीं, अगर स्पर कर्व हो गया तो हम इनर साइड पे देते हैं, अलोंग द री एंट्रेंट कर्व उसमें भी इनर साइड पे देते हैं, लेकिन कटिंग हो तो फिर इनर और आउटर साइड दोनों पे आप ड्रेन देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 173। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, स्टेबिलिटी ऑफ हिल स्लोप डिपेंड्स अपॉन। आपको हिल एरिया में आप कोई रोड बना रहे हैं तो हिल का जो स्लोप है किन चीजों पे डिपेंड करेगा? ए, नेचर ऑफ स्लोप, ऑब्वियसली नेचर ऑफ स्लोप पे डिपेंड करेगा। सेकंड, एंगल ऑफ स्लोप पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड, जियोलॉजिकल कंडीशंस, इन पे भी डिपेंड करेगा। ग्राउंड वाटर कंडीशन, आपको ग्राउंड वाटर की कंडीशन क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा। सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, इन आइडियल पेमेंट इन आइडियल पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विद। अब ये पेमेंट के डिफरेंट टाइप बता रहे हैं, जैसे हम ब्रिक से भी पेमेंट बनाते हैं, हार्ड सॉइल से भी पेमेंट बनाते हैं, टार से भी बनाते हैं, बिचुमन के पेमेंट होते हैं, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट भी होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आइडियल पेमेंट क्या होता है। तो आइडियल पेमेंट का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसमें इस चीज से हमें आइडिया हो सकता है कि इन सम केसेस कंक्रीट पेमेंट, जिनको रिजिड पेमेंट भी बोलते हैं, इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ड्यूरेबल, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर पेमेंट्स, जो आपकी कंक्रीट पेमेंट्स होते हैं वो मोस्ट ड्यूरेबल भी होते हैं और उनका लाइफ भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर पेमेंट्स। तो इसी वजह से कंक्रीट पेमेंट को बाकी पेमेंट पे प्रेफरेंस मिलती है। सिर्फ ये होता है कि वो थोड़े एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर पेमेंट्स एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल और उनका लाइफ भी ज्यादा होता है। तो इसी वजह से इनको जो ऑप्शंस गिवन है इनमें सबसे आइडियल हम इसी को कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट इज कंपैरेटिवली आइडियल एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शन। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 175। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, इन केस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट, आपको जो रिजिड पेमेंट्स कंक्रीट पेमेंट्स हैं उनमें से उनके लिए ये स्टेटमेंट्स गिवन है, तो इनमें से बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 176,
जैसे ऊपर जिक्र किया कि कंक्रीट पेमेंट्स जो होती हैं ड्यूरेबल होती हैं, उनका लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन इनका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये इनका कॉस्ट हाई होता है, स्पेशली इनिशियली जब ये स्टार्ट काम शुरू हो रहा होता है कंक्रीट पेमेंट का, तो उसका इनिशियल स्टेजेस पे जो कॉस्ट होता है वो काफी हाई होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इज लो, ये राइट है। कंक्रीट पेमेंट्स का जो है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस लो होता है, सो ऑप्शन इज राइट। ये लोग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोल रहे हैं, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई, ये भी ठीक है क्योंकि कंक्रीट पेमेंट का इनिशियल जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो हाई होता है। ऑप्शन सी इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लो, ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि हाई होता है इनिशियली जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट पेमेंट होता है वो हाई होता है। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी है विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट इज हाई, दिस इज आल्सो करेक्ट। कंक्रीट पेमेंट्स पे जब आप रात को ड्राइव करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू बिटुमिनस पेमेंट या टार पेमेंट्स या हार्ड सॉइल या ब्रिक पेमेंट जो भी हो, कंपेरेटिवली आपका कंक्रीट पेमेंट का जो है विजिबिलिटी नाइट टाइम पे हाई होता है। तो जो इसमें रॉन्ग है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, सो वी विल चूज ऑप्शन सी एज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट टेंसाइल स्ट्रेस इज ड्यू टू, अब सीमेंट कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस जो होगी वो किस वजह से होगी। ऑप्शन है बोल रहा है बेंडिंग और डिफ्लेक्शन अंडर व्हील लोड, जो आपकी व्हीकल होगी उसकी व्हील लोड की वजह से जो बेंडिंग होगी उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस होगी, नहीं होगी? होगी, क्योंकि आपकी जो है बेंडिंग का मतलब ये है कि आपका अगर व्हीकल की व्हील की वजह से बेंडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बेंडिंग होगी तो उसके अंदर कंप्रेशन भी होगी एक साइड पे टेंशन होगी, तो टेंशनल स्ट्रेसेस उसके अंदर क्रिएट हो रही हैं बेंडिंग की वजह से, तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पेमेंट, अब पेमेंट स्लेब जो है उसके टॉप पे टेम्परेचर, अगर फॉर एग्जांपल कोई आप हॉट डे ले रहे हैं, गर्म डे ले लें, उसमें तो टेम्परेचर टॉप पे हाई होगी और नीचे एज कम्पेयर टू टॉप टेम्परेचर कम होगी। तो ऊपर जहाँ पे हाई होगी वहाँ पे पार्टिकल्स कोशिश कर लेंगे कि वो एक्सपेंड हो जाएं और नीचे वाले एक्सपेंड नहीं होंगे, तो इस वजह से एक साइड पे एक्सपेंशन हो रही है एक साइड पे नहीं हो रही है, तो वो कोशिश कर लेगा नीचे वाला पार्ट की डिफ्लेक्शन हो उसके अंदर या बेंडिंग हो, तो उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस आपका क्रिएट होगा, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा आपके टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, तो ये ऑप्शन भी राइट है। सी इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लेब ड्यूरिंग फॉलिंग टेम्परेचर, फिर वही टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर जब आपका फॉल हो रहा होता है तो आपकी कंक्रीट पेमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट, वी विल चूज ऑप्शन डी एज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, द बेसिक फार्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ पेमेंट थिकनेस वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय, अब ये जो पेमेंट की जो है थिकनेस मालूम करने के लिए सबसे पहले जिसने फार्मूला दिया था उसका नाम है गोल्डबिक, और इसने जो फार्मूला दिया था वो है एस सी इज इक्वल टू 3p अपॉन एच स्क्वायर, ये फार्मूला इसने दिया हुआ था, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बोल्ड एंड देन ग्रीन। फार्मूला जो उसने दिया था वो था एस सी इज इक्वल टू 3p डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, तो इससे जो एच स्क्वायर एच जो है थिकनेस है, तो इससे हम एच निकाल सकते हैं थिकनेस ऑफ पेमेंट के लिए। तो इसमें एस सी जो है आपका स्ट्रेस ड्यू टू कॉर्नर लोड, आपके पेमेंट के कॉर्नर पे जो लोड होगा उससे जो स्ट्रेस होगा उसको एस सी से शो किया है, और इसमें जो पी है, पी आपका है कंक्रीट सॉरी कॉर्नर लोड, और इसको हम एज्यूम करते हैं कंसंट्रेटेड लोड, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला जो है गोल्ड बीक ने दिया था, दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पेमेंट थिकनेस, और इसको फर्स्ट फार्मूला कहा जाता है, ठीक हो गया, फर्स्ट फार्मूला टू फाइंड द थिकनेस ऑफ पेमेंट। तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर 178। नेक्स्ट इज 179, व्हेन ईच पार्टिकल ऑफ एग्रीगेट इज थिनली कोटेड विद सीमेंट पेस्ट, अब जाहिर सी बात है एग्रीगेट्स कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट को हम सीमेंट पेस्ट के साथ मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, कंक्रीट ही बनता है। जेल रॉन्ग, हाइड्रेशन इज रॉन्ग, ऑप्शन सी कंक्रीट दिया हुआ है, तो कंक्रीट आपका राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 180 फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लर यहाँ पे हुआ है या मिटा हुआ है, इसके ऊपर कोई चीज की वजह से दिख नहीं रहा है। फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीमेंट बाय वेट इज। तो इसमें यह है कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि हम जो है डिफरेंट टाइप के सीमेंट्स यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन के हम कंक्रीट में, जैसे आपका M10 ग्रेड हो गया, उसके लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज होती हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन की यूज हो रही होती हैं। M20 के लिए डिफरेंट, M15 के लिए डिफरेंट। हम इसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसका सीमेंट का परसेंटेज कितना होगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए कितना मिनिमम परसेंटेज सीमेंट चाहिए। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन को चूज करने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन बुक के अंदर जो की गिवन है उसमें ऑप्शन डी 30% चूज किया हुआ है। हालांकि आप फिर भी अगर देख लें तो कॉमन सेंस की बात है कि एक कंक्रीट के अंदर 30% सीमेंट कभी हो भी नहीं सकता, और इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीमेंट भी पूछ रहे हैं और 30% बोल रहे हैं, तो 30% बाई वेट सीमेंट होगा किसी कंक्रीट के अंदर, तो आप खुद अंदाजा लगा ले। तो खैर मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बुक के अंदर जो की गिवन है वो ऑप्शन डी है, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, इसमें बोल रहा है कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज। वाटर सीमेंट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें राइट ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है वाटर सीमेंट रेशियो इज इंक्रीज्ड। जब वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होगा, कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होगा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। बी डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होगा, ये ऑप्शन ठीक है। हमने इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक हो गया, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है ऑलरेडी। बी ठीक है। सी इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो इज इंक्रीज्ड, वाटर सीमेंट रेशियो जब बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉट अफेक्टेड, ये भी गलत है। जाहिर सी बात है वाटर सीमेंट रेशियो तो अफेक्ट करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को। तो ये ऑप्शन ए और सी दोनों गलत है मेरे हिसाब से। इन लोगों ने इनकरेक्ट गलत ऑप्शन को चूज करने के लिए बोला है, तो ऑप्शन ए इज आल्सो इनकरेक्ट एंड ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट। लेकिन की के अंदर जो गिवन है ऑप्शन सी सिर्फ दिया हुआ है। आप खुद भी देख लें तो वाटर सीमेंट रेशियो जब इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इन लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, डिक्रीज हो जाता है। तो बुक के हिसाब से ऑप्शन सी है, मेरे हिसाब से ए और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। 82 अगेन, इसमें फिर वही इशू है। टू इंडिकेट प्रॉपर control of consistency of a freshly mixed concrete for pavement construction, the slump should be। slump क्या होना चाहिए कह रहे हैं। तो पेमेंट के स्लम्प के लिए हमारे पास ये टेबल है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है। एक तो हमें ये नहीं गिवन है कि यहाँ पे पेमेंट जो है बन रहा है वो पेवर से बन रहा है या हैंड प्लेस पेमेंट है। अब पेवर से अगर पेमेंट बन रहा है तो उसकी जो स्लम्प है 25 टू 75 mm या 2.5 टू 7.5 सेंटीमीटर होती है। और हैंड पेव्ड है, हैंड प्लेस पेमेंट है तो उसकी 50 टू 100 मिलीमीटर होती है, मतलब 5.5 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, एक तो क्वेश्चन में जिक्र नहीं है कि ये पेमेंट पेवर से बना है या फिर हैंड प्लेस पेमेंट है। तो इन ऑप्शंस में से जो है बी, सॉरी सी, डी और ई आपका जो है हैंड प्लेस पेमेंट वाली रेंज में फॉल कर रहा है। आपका स्लम जो 50 टू 100 mm वाले में, और 3 टू 5 और 4 टू 6 वाला आपका पेमेंट्स यूजिंग पेवर्स में फॉल कर रहा है। तो इसमें से तो कोई ऑप्शन हम चूज नहीं कर सकते हैं, टेबल के हिसाब से रेफरेंस देके अगर देख लें करेक्ट आंसर को। लेकिन की के अंदर जो आपको आंसर गिवन है वो आपका है 7 टू 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी।
अब एग्जाम के हिसाब से अगर देख लें तो इसमें यह है कि हमें एक तो याद ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, अगर वो एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन देते हैं विदाउट एनी चेंजेस तो हमें ऑप्शन डी चूज करना पड़ेगा। नहीं, अगर वो चेंजेस करते हैं और क्वेश्चन में लिखते हैं कि आइदर पेमेंट इज जो है जो बना वो पेवर से बना है या फिर हैंड प्लेस पेमेंट है उसकी जिक्र करते हैं और नीचे ऑप्शंस भी उसी हिसाब से कर देते हैं, तो फिर हम इस टेबल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, मिनिमम नंबर ऑफ 50 kg सीमेंट बैग्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर अ मिक्स। अब फिर इसमें वही जिक्र है कि अब इसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ आप देख लें तो 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एट 28 डेज। अब एक तो 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्रशिंग स्ट्रेंथ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो कंक्रीट होगा उसका ग्रेड M28 होगा। ठीक हो गया, M28 ग्रेड कंक्रीट होगा, क्योंकि ये आपका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ का के फर्स्ट टू वैल्यूज जो है आपके ग्रेड को शो कर रहे होते हैं। जैसे M10 है तो इसका 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, M15, M20, M25, M30, M35 ये ऑलरेडी डिफाइंड है। और इनका हमें रेशियो भी पता होता है कि सीमेंट फाइन और कोर्स एग्रीगेट के रेशियोज क्या हैं, इन इन ग्रेड्स का हमें ऑलरेडी पता है। ठीक हो गया, तो हम इनका जो है इनके जो क्वांटिटीज निकाल सकते हैं इजीली। अगर हमें रेशियो पता हो तो हम सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में यह है कि M28 गिवन है, अब M28 ग्रेड के कंक्रीट का हमें कोई रेशियो किसी बुक में नहीं पता है, तो इसमें यह है कि हमें पहले इनके रेशियोज निकालने पड़ेंगे। इसका सीमेंट कितना होगा, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट कितना होगा, उसके बाद फिर हमें जाके इसके नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने पड़ेंगे। तो ये काफी लेंदी प्रोसीजर है। इतना लेंदी न्यूमेरिकल तो कभी नहीं देंगे, या तो आपको ये वाले ग्रेड्स देंगे जिनका रेशियो हमें ऑलरेडी पता है, तो इस तरह का जो ऑलरेडी पता है वो देंगे तो हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सीमेंट बैग पूछ रहा है, लेकिन अगर ऐसा ग्रेड दे रहा है जिसका रेशियो हमें पता नहीं है, या तो हमें रेशियो दे दे, रेशियो भी नहीं दिया हुआ है तो रेशियो का पता नहीं है, तो हम अब फिर इसको निकालने के लिए काफी लंबी प्रोसीजर है। तो खैर की के हिसाब से जो इसका आंसर गिवन है 183 का, वो आपका है बी, ऑप्शन बी दिया हुआ है 6.5 बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 एंड 85, इसमें फार्मूले हैं। अब फार्मूले हमें याद रखने हैं। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्थ ऑफ कंक्रीट पेमेंट सजेस्टेड बाय गोल्डबेक। एक गोल्डबेक ने पीछे हमें एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था जो कि आपका था क्या कहते हैं उसके लिए, पेमेंट की थिकनेस निकालने के लिए फर्स्ट टाइम जो फार्मूला सजेस्ट किया हुआ था वो गोल्डबेक ने किया हुआ था। और इधर अगेन गोल्डबेक ने एक और फार्मूला जो सजेस्ट किया वो है डेप्थ ऑफ कंक्रीट। डेप्थ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए गोल्डबेक ने जो फार्मूला सजेस्ट किया हुआ है वो आपका है D इज इक्वल टू अंडर रूट 3W अपॉन सिग्मा मैक्स। तो ऑप्शन बी इज द फार्मूला टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द कंक्रीट पेमेंट। Question number 85. If E is the modulus of elasticity of concrete in kg per centimeter square, D is the slab thickness in centimeter, mu is the Poisson's ratio for concrete, and K is the subgrade modulus kg per centimeter cube, the radius R of the relative stiffness in centimeter is, again this is a formula, और ये फार्मूला आपका है relative stiffness निकालने के लिए। relative stiffness का फार्मूला आपका होता है 4 अंडर रूट ई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच। अब इसमें एच म्यू ई डी सबके एब्रिवेशन जो है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं वो स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है, और हमें ये फार्मूले जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक हो गया, रिलेटिव स्टिफनेस। अब इसमें एक और हिंट या सजेशन ये है मेरी कि अगर आपको फार्मूला याद ना हो और इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप यूनिट्स पुट कर लें। आप स्टिफनेस हमने निकालना है, राइट हैंड साइड पे आपका रिलेटिव स्टिफनेस होगा जिसका यूनिट सेंटीमीटर है, और लेफ्ट साइड पे आपके फार्मूले होंगे। इन फार्मूलों के आप ई की, डी की, म्यू, एच इन सब की यूनिट्स पुट कर लें और सॉल्व कर लें, तो एंड में जिस फार्मूले में सेंटीमीटर बच जाएगा एज अ यूनिट वो आपका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह और भी जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले वाले न्यूमेरिकल्स होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमें याद नहीं होती हैं, मतलब एग्जाम के टाइम पे आपको कोई फार्मूला दिख रहा है जो आप रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली, तो उसमें फिर आप मतलब ये एक थंब रूल है कि आप यूनिट्स के थ्रू चेक कर लो उसको।
तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट फार्मूला है रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन 186 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। टिल देन गुड बाय।